हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 49 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 7। विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण है, तो आज का प्रकरण है मुगल साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर ढेर सारी लेसन प्लान देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास कराना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुगल साम्राज्य के प्रति प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुगल शासकों के बारे में जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र मुगल शासकों के कार्य और शासन प्रणाली को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें और सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा मुगल साम्राज्य और शासकों की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं एशिया महाद्वीप, ठीक है।
यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब इस एशिया महाद्वीप शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, एशिया महाद्वीप के किस देश में हम लोग रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं भारत देश में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, भारत देश के प्रमुख धरोहर कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं ताजमहल, लाल किला इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं मुगल साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठवां प्रश्न करते हैं, मुगल साम्राज्य को विस्तार से बताओ। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं, या जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो एक अच्छा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मुगल साम्राज्य और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो यह कोई नहीं जानता था कि वह 300 वर्षों तक राज करेंगे। उससे पहले बाहर से आए कई लुटेरों ने भारत पर हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बाबर ने भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे मुगल साम्राज्य और इसमें लिखेंगे मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं बाबर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे बाबर ने 1526 से 1530 तक राजगद्दी पर बैठकर शासन किया। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, सन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर लिखेंगे बाबर, हेडिंग देंगे और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इनका पूरा नाम
जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे हुमायूं, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर के मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे हुमायूं, और इसमें लिखेंगे हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अकबर। अकबर 1556 से 1605 तक राजगद्दी संभाला। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाबर का पौत्र और हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बादशाहों में सिर्फ अकबर ही ऐसा शासक था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों से बराबर प्यार और सम्मान मिला। अकबर सबसे लंबे समय तक मुगल सम्राट रहे। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे अकबर, और इसमें लिखेंगे इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाबर का पौत्र और हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, हुमायूंनामा किस मुगल शासक की जीवनी है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हुमायूं की। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जहांगीर। जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक राजगद्दी संभाला। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के पुत्र थे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की प्रयास किए, जो असफल रहे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे जहांगीर, और इसमें लिखेंगे जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के पुत्र थे। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां 1627 से 1658 तक राजगद्दी संभाला। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें शासक थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत लोकप्रिय रहे। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। शाहजहां का पूरा नाम शाहजहां खुर्रम था। शाहजहां का निधन 22 जनवरी 1666 को हुई थी। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे शाहजहां, और इसमें लिखेंगे शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें शासक थे। उसके बाद लिखेंगे शाहजहां का पूरा नाम शाहजहां खुर्रम था। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 तक राजगद्दी संभाला। और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं देखिए। औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक थे, जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वे 6ठे नंबर के मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगजेब लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे औरंगजेब, और इसमें लिखेंगे औरंगजेब 6ठे नंबर के मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। और लिखेंगे औरंगजेब लगभग 49 साल तक शासन किया। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं
शाहजहां खुर्रम। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं नूरजहां। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें छात्रों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि छात्रों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। दूसरा प्रश्न करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, अकबर का पूरा नाम क्या था। दूसरा प्रश्न करेंगे, सबसे लंबे समय तक कौन सा मुगल शासक गद्दी पर रहा। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।